नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी मिश्रा आज एक नए बिंदु एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वह यह टॉपिक है सेक्शन 45 टू 51 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें आपको यह बताया गया है कि विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत मानी जाएगी, विशेषज्ञ किसे कहा जाएगा और न्यायालय उसको क्यों सुसंगत मानेगा, उसको एडमिसिबल क्यों करेगा। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके सामने दो एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर होंगे इसको समझने के लिए। वह यह कि आप देखते होंगे कि गांव में या शहर में भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, किसी विश्वविद्यालय से, किसी संस्थान से, किसी इंस्टीट्यूट से वो रिसर्च नहीं किए हैं, फिर भी डॉक्टर हैं और वो दवा देते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं। जिनको हम झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानते हैं, या लोग कहते हैं कि अरे वो एक सामान्य व्यक्ति हमको दवा दे दिया, मैं ठीक हो गया, मेडिसिन दिया, मैं ठीक हो गया। हालांकि उनका योगदान इस समाज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव के दूर दराज जो लोग रहते हैं उनको वह एक दवा देकर के, एक मेडिसिन देकर के हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है और वो वहां से बच करके चले जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो संजीवनी का काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी संजीवनी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो नुकसान भी कर जाता है और व्यक्ति नहीं बचता है। तो मेरा यह मानना है कि वह व्यक्ति जो गांव में हॉस्पिटल में कहीं डॉक्टर नहीं है सरकार द्वारा नियुक्त, चौराहे पे बैठ करके एक छोटी छोटी दवाओं का प्रयोग कर रहा है, वो अपना अनुभव कहां से प्राप्त किया? वो किसी बड़े डॉक्टर के अधीन कंपाउंडर बन करके रहा, देखते देखते अनुभव को प्राप्त किया, कुछ 2, 4, 10 दवाओं का मिश्रण करके लोगों को दिया, लोग ठीक होते रहे और यह अनवरत जारी रहा। लेकिन वह एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्टाइज्ड पर्सन नहीं है। वो किसी विश्वविद्यालय से, किसी इंस्टीट्यूट से न तो रिसर्च किया है न पढ़ा है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, जो जगरी, जो आप गुड़ खाते हैं, वो एक प्रोसेस में बन के तैयार होता है। गांव में जब वह गुड़ का पहला प्रोसेस निकलता है, यानी जब वो गन्ना का जो शरबत निकलता है, जो रस निकलता है, उसको पकने के अंतिम सोपान के पहले गांव का एक व्यक्ति उसको पहचान लेता है कि यह गुड़ बनने की अंतिम स्थिति में यह पहुंच गया है, और वो पहचान से, अपने अनुभव से उस पर रिजल्ट दे देता है और गुड़ बन करके तैयार हो जाता है, जो शहर में, गांव में आप खाते हैं और यूज करते हैं। उसके लिए उसने कहीं से पढ़ाई नहीं की, कहीं से विशेषज्ञता हासिल नहीं की। ऐसा क्यों? उसके पास तकनीकी ज्ञान कहीं से नहीं आया, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस यह बताता है, और उस एक्सपीरियंस को बार बार यूज करके वह एक्सपर्टाइज्ड हो जाता है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ही ऐसे व्यक्तियों की राय को सुसंगत माना गया है जो तकनीकी तौर से नहीं है, लेकिन ओपिनियन को रेलेवेंट बना दिया है न्यायालय ने। जैसे गांव का बुजुर्ग व्यक्ति गांव की उस ऋण के, उस यूसेज के, उस प्रथा के बारे में जो बताता है कि गांव की कौन सी प्रथा है, उस समाज की कौन सी प्रथा है, उस एरिया की कौन सी प्रथा है, उसको हम मानते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज के लिए वह उस एरिया का, उस गांव का, उस परिवार का वह एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, वह विशेषज्ञ माना जाता है। लेकिन साक्ष्य अधिनियम इसको बहुत माइन्यूट तरीके से एडमिसिबल करती है, ग्राह्य करती है। अब ध्यान दीजिए, मैंने इन सब एग्जांपल्स को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि सामान्य एक्सपर्ट यानी जनरल एक्सपर्ट किसे कहते हैं, सामान्य व्यक्तियों की राय कैसे सुसंगत होगी, और विशिष्ट व्यक्ति यानी जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ज्ञान अर्जित किए रहते हैं, रिसर्च किए रहते हैं, पढ़ाई किए रहते हैं, तकनीकी ज्ञान हासिल किए रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए रहते हैं, अनुभव प्राप्त कर
आपको वो मेडिसिन लिखते हैं, उनकी राय कैसे सुसंगत मानी जाएगी, क्यों मानी जाएगी, यह जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? वह यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है। एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन के तैयार हुआ, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, वो अपनी शिक्षा ग्रहण किया रहता है, वह इस पर रिसर्च किया है और उसको पता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु पॉइजन खाने से हुई है, इस व्यक्ति की मृत्यु फूड पॉइजनिंग से हुई है, इस व्यक्ति की मृत्यु मर्डर से हुई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर देगा। वो विशिष्ट पर्सन, विशिष्ट एरिया में विशिष्ट गुण हासिल किए हुए, वो एक्सपर्टाइज्ड पर्सन है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो आपको पता चलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है, सेक्शन 45 में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट का जो एक्सपर्टाइज्ड पर्सन होता है उसकी राय सुसंगत होगी। तो फिंगरप्रिंट जो अंगुली चिन्ह है उनको हम थोड़े पहचान पाएंगे सामान्य तरीके से। जो बैंक का एक कर्मचारी जो आप साइन मारते हो और उसको अनुमान पे मिला करके मान लेता है कि आप ही का साइन है, वह कहीं से विशेषज्ञता हासिल करके नहीं बैठा है, एक अनुमान पर, एक अनुभव पर वो काम करता है। उसने इस मामले में कहीं भी रिसर्च नहीं किया कि आपके साइन को मैच करा देगा और आपके साइन को पर्टिकुलर एरिया में लाके तौल देगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को वो अपने दिमाग में, अपने मानसिक पटल पे मिलान करने के लिए रख लेता है और दोनों को मैच करा के आपका पैसा निकाल देता है बैंक से। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। वो एक्सपर्टाइज नहीं है, फिर भी वो काम करता है। डे बाय डे बैंक में लेन देन होता है और कोई गलती नहीं होती है बैंक से, क्योंकि तमाम तरीके के वो आधार बनाता है उस पैसे को देने से पहले। आप चेक उसको देंगे, कहेगा एक और साइन करिए, एक और साइन करिए, एक और साइन करिए, 2 बार 3 बार कराएगा, जब तक कि उसका उस पर अनुभव क्लियर नहीं हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर वही व्यक्ति है जिसका यह साइन है, जिसका यह सिग्नेचर है। तो अब हम इस एक्सपर्ट की ओपिनियन को, विशेषज्ञ की राय को 2 भागों में बांट करके देखेंगे। एक सामान्य व्यक्तियों की राय और एक विशिष्ट व्यक्तियों की राय। सामान्य व्यक्तियों की जो राय है वो क्या रिलेवेंट होगी और होगी तो किस सीमा तक होगी, और दूसरा हम देखेंगे कि विशिष्ट व्यक्तियों की राय किस किस एरिया में रिलेवेंट होगी और न्यायालय उसे कैसे रिलेवेंट मानेगा। तो मैं अगले वीडियो में जस्ट कुछ ही दिनों के भीतर एक और वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि सेक्शन 45 का डिटेल क्या है, सेक्शन 46, 47 का डिटेल क्या है, 49 क्या कहता है, 50 क्या कहता है, 51 क्या कहता है। यानी विशेषज्ञ की ओपिनियन रेलिवेंट है तो क्यों है, उसके आधार हैं, किस बेस पर उसने अपने उसको रेलिवेंट बनाने की कोशिश किया है, न्यायालय कैसे उसे मान लेगा। मैं एक एक करके एक पॉइंट्स को डिटेल करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।